हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बजट और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्योंकि कल हमने इसको छोड़ दिया था बीच में ही, और कल हमने क्योंकि ज़्यादा समय उसमें लग गया था, तो कल हमने बात की थी इंडिफरेंस कर्व का डेरिवेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो अब आगे बात करते हैं कंज्यूमर बजट की। तो क्या होता है कंज्यूमर बजट? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, जिसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोक्ता बोलते हैं, प्रत्येक के पास रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड होते हैं, अर्थात इनकी जो संसाधन होते हैं इनके पास सीमित होते हैं। तो प्रत्येक उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बजट को। तो उपभोक्ता बजट क्या होता है कि उसके पास जो इनकम है, गिवन इनकम, यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को एज्यूम करके चलेंगे, तभी हम उसकी अच्छे तरीके से व्याख्या कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कंज्यूमर बजट की। तो मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर है, उसके पास फिक्स इनकम है उसकी, और इसको हमने मान लिया ₹m। ठीक है। बाज़ार के अंदर दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु है प्राइस, जिसको हम मान लेते हैं x वस्तु, जिसकी कीमत है ये, प्राइस ऑफ x हमने इसको अज्यूम कर लिया। और दूसरी वस्तु हमारे पास है y वस्तु, इसकी कीमत बाज़ार के अंदर दी गई है। तो ये चीज़ें, तीनों ही चीज़ें हमारे को दी गई हैं, अर्थात इनकम उपभोक्ता की ₹m हमने अज्यूम कर ली यहाँ पे, x वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ x ये हमने अज्यूम कर ली यहाँ पर कि ये भी गिवन है, और y वस्तु की कीमत जो कि बाज़ार के अंदर दी गई है ये भी हमने मान लिया। तो अब इस इनकम को उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के ऊपर किस प्रकार से खर्च करेगा, अर्थात क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक हम लिख देते हैं यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ x, और एक मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वांटिटी ऑफ y, अर्थात ये कीमत होगी उसकी, प्रति इकाई कीमत है यहाँ पर, और ये होगी उसकी मात्रा, x वस्तु की मात्रा। ये y वस्तु की कीमत हो जाएगी और ये y वस्तु की हो जाएंगी मात्राएं। ठीक है। अब जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, यानी कि x वस्तु के ऊपर खर्च, और ये हो जाएगा उसका y वस्तु के ऊपर खर्च। तो कंज्यूमर का खर्च कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा हम मान के चलेंगे, क्योंकि अपनी इनकम से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो इनकम है इसकी, ये ग्रेटर देन और या फिर इज इक्वल टू। ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है वो दोनों ही वस्तुओं के ऊपर खर्च करता है। तो इसको इक्वेट कर लीजिए यहाँ पर, टोटल मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x इंटू क्वान्टिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वान्टिटी ऑफ y। अब कई बच्चे ये सोचते होंगे कि पता नहीं क्या ये x y सर क्या लेके आ गए हैं, ये m फलाना धिम का ये। तो चलिए और थोड़ा सा सिंपल करते हैं। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, उसके पास इनकम है ₹100। ठीक है। बाज़ार के अंदर उसकी कीमत दी गई है, x वस्तु की कीमत, इसको हम मान लेते हैं ₹5 प्रति इकाई के हिसाब से, और ये हो जाएंगे इसकी क्वांटिटी ऑफ x। ये कीमत हम इसकी मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया ₹10, और ये हो गया क्वांटिटी ऑफ y। इस तरीके से लिख लीजिए आप इसको। ठीक है। अब तो आसान हो गया ना। तो चलिए, अब मान लीजिए कि कंज्यूमर सारे की सारी इनकम x वस्तु पे खर्च करता है। तो x वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद सकेंगे हम? एक वस्तु ₹5 में आती है, हमारे पास, हमारी जेब में ₹100 हैं, ₹100 हमारे पास हैं। हम दुकानदार के पास जाते हैं, एक वस्तु की कीमत ₹5 है, तो हमें कितनी वस्तुएं देगा वो? तो सीधी सी बात है, कितनी वस्तुएं देगा वो? हमें 20 वस्तुएं देगा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ x क्या हो जाएगा आपके पास? 20। कैसे निकाला हमने इस 20 को? यहाँ पर देखिए ज़रा, क्वांटिटी ऑफ y क्या किया हमने? हम y की मात्रा खरीद नहीं रहे अभी तक। ये मान के चलिए कि हमने सारे की सारी इनकम जो ना इसके ऊपर खर्च करनी है, ₹100। तो यहाँ पर QY क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, इक्वेशन को लिखिए इसको दोबारा से। 100, ये हो गया ₹100 हमारे पास, ₹5 इसकी कीमत है, ये इसकी मात्राएं हैं, और ये y वस्तु की कीमत है। y वस्तु की मात्रा हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 0। ठीक है।
तो जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना 10, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा हुआ हमारे पास 100 इज इक्वल टू 5 क्यूब एक्स। और 100 इज इक्वल टू 5 क्यूब एक्स इज इक्वल टू, इस 5 को जब हम इधर लेफ्ट हैंड लेके आएंगे, ये हो जाएगा ना इज इक्वल टू क्यू एक्स, और ये निकाल दिया आपने, इसको काट के ये हो जाएगा 25 जा 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। इसी तरह से जब हम एक्स वस्तु के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करते, हम सारे के सारे इनकम अगर वाई पे खर्च करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें, तो ये 0 हो जाएगा। वाई वस्तु की मात्रा कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100 में से 100 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्यू वाई क्या आ जाएगा आपके पास, इसी तरीके से 100/10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास क्यू वाई, और आंसर आ जाएगा आपके पास 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 इकाइयाँ आ जाएंगी हमारे पास। तो इस तरह से उपभोक्ता के पास, यानी कि या तो वो 20 इकाइयाँ इसकी खरीद सकता है या फिर 10 इकाइयाँ इसकी खरीद सकता है जब बाज़ार के अंदर कीमतें दी गई हों, या फिर कोई और कम्बिनेशन, और भी बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं इसके पास। जैसे हमने वाई की मान लीजिए कि यहाँ पे 10 इकाइयाँ परचेज कर ली, तो 10 परचेज करेंगे तो ये 50 रुपीज़ खर्च हो जाएगा आपके पास, बच गए बाकी 50 रुपये। 50 रुपये हम इस पर खर्च करेंगे, और 50 रुपये में वाई की कितनी मात्राएँ आएंगी, 10 रुपये के हिसाब से 5 ही आएंगे ना, 10 रुपये की एक आती है, तो ये हो जाएगी। इस तरह से और बहुत आप कम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। अब ज़रा इनको देखिए, ये क्या किया मैंने यहाँ पर, इस इक्वेशन पे आ जाइए ज़रा, पहले फर्स्ट इस पे आइए वापस। हमने क्या किया, क्यू वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमने रखा क्यू वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने रख दिया सारे को यहाँ पर 0, क्या बचा आपके पास, m इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स। तो ये जो हमने 20 निकाला यहाँ पे, 20 जो निकाला हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए m का मतलब यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ रखा है यहाँ पे, ये क्या है 5 क्या है, प्राइस ऑफ x, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइस ऑफ x, और ये हो गया इज इक्वल टू क्वान्टिटी ऑफ x। इसी तरह से आपने y को निकाला हुआ है यहाँ पे, तो m बाई पी वाई इज इक्वल टू क्वान्टिटी ऑफ y। अब इसको ग्राफ में दिखाइए ज़रा। तो ग्राफ में जब हम इसको दिखाएंगे, ये हो जाएगा ग्राफ आपके पास, ये x एक्सिस हो गया आपके पास, और ये y एक्सिस। यहाँ पर x वस्तु की मात्रा ले लीजिए यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ x, और यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ y। यहाँ पर आप 1 2 3 4 20 तक, और यहाँ पर 1 2 3 4 10 तक, क्योंकि 10 ही खरीद पाएंगे, इसके हम मैक्सिमम नंबर लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने x वस्तु की एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर है इसकी 20 यूनिट, ठीक है, और y वस्तु की मैक्सिमम कितनी है हमारे पास, 10 यूनिट्स। तो ये हो गया आपके पास 10 यूनिट्स। तो जब हम इसको और इसको मिलाएंगे, एक हमने बीच में से क्वांटिटी निकाली थी इसकी, यहाँ पे x की हमने एज्यूम किया था कि 10 है हमारे पास, ये 10 हो जाएगा इसका, ये कम्बिनेशन आपके पास। जब इसकी हमने 10 इकाइयाँ खरीदी तो 50 रुपये बच गए हमारे पास। 50 रुपये से हमने y की कितनी इकाइयाँ परचेज की, 5, क्योंकि 10 रुपये की एक होगी, तो आपके पास ये आ जाएगी। इन पॉइंटों को जब मिलाएंगे, ये बजट लाइन सीधी होती है बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये होगी आपके पास, इसको बोलते हैं प्राइस लाइन, या फिर इसको आप बोल सकते हो बजट लाइन, प्राइस लाइन या बजट लाइन। अब इसकी परिभाषा देंगे, तो परिभाषा क्या बनेगी, देखिए यहाँ तक पहले परिभाषा देने से पहले मैं कुछ और क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि 10, ये किसके बराबर है, m बाई प्राइस ऑफ y, यानी कि इसके बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m बाई पी वाई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा आपके पास m बाई पी एक्स। ऐसे तो निकाला आपने 20, टोटल इनकम है आपके पास, और कीमत कितनी है, मैक्सिमम इतनी का, यहाँ हम इसकी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नाम रख दीजिए यहाँ पे A और B। ये हो गया आपके पास प्राइस लाइन। अब इसकी परिभाषा देते हैं। तो प्राइस लाइन क्या शो करती है, देखिए किस चीज़ को शो करती है। ये दो वस्तुएं हमारे पास हैं, एक x वस्तु है और एक y वस्तु है। ये इसके ऊपर बहुत सारे कम्बिनेशंस हमारे पास हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं इसके ऊपर, इस प्राइस लाइन के ऊपर। आप कहीं भी इसको निकाल लीजिए, कोई भी वैल्यू एज्यूम करके, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, प्राइस लाइन या कीमत रेखा या बजट रेखा, दो वस्तुओं के, ये दो वस्तुएं x और y,
उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें कोई उपभोक्ता अपनी दी गई आय से 100 रुपीज़ अपनी दी गई आय से खरीद सकता है, जबकि बाजार के अंदर वस्तुओं की कीमतें दी गई हों। अर्थात कीमत रेखा उन वस्तुओं, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें कोई उपभोक्ता खरीद सकता है जब उपभोक्ता की आय दी गई हो और बाजार में वस्तुओं की कीमतें दी गई हों। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे इसकी परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेरिवेशन के बाद कीमत रेखा की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन। फर्स्ट इसका स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? वैसे तो बहुत सारे तरीके आपके पास हैं, लेकिन एक सिंपल सा बिल्कुल तरीका हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने लिखा है, ये देखिए 10 के बराबर है ना, ये 10, और ये क्या हो गया आपके पास 20। तो पहले सिंपल सा इसको लिख लीजिए। ये स्लोप है हमारे पास, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ये बेस हो गया आपके, सॉरी ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप निकलेगा, ये टेंजेंट थीटा जो निकलेगा यहाँ से, किस तरीके से निकलेगा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास है 10 और बेस कितना है आपके पास, ये 20। तो कितना हो गया आपके पास इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 क्या है, किस चीज़ को दिखाता है? अब जरा इस पे गौर कीजिए, ये क्या है m/py, ये वही चीज़ है ना, OA के बराबर ये, तो इसको हमने लिख दिया m/py। ये 20 क्या है आपके पास m/px, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपके पास m/px। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा m/py, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइस ऑफ x बाय m, उल्टा हो गया ये, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया आपके पास प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y। ये देखिए ज़रा स्लोप, ये देखिए, ये देखिए रेशो क्या है 1/2। प्राइस ऑफ x क्या है आपके पास, प्राइस ऑफ x हमने एज्यूम किया हुआ यहाँ पर 5 रुपीज़, प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो 5, ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू 1/2, ये और ये, तो ये हो जाएगा इस प्राइस लाइन का स्लोप। स्लोप किसके बराबर होता है, प्राइस ऑफ x बाय प्राइस ऑफ y। ठीक है, अब ये स्लोप क्योंकि नेगेटिव होता है, आप जब भी बुक्स में पढ़ते हो तो हमेशा आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा मिलेगा इसके ऊपर, यहाँ कि इसका ढलान ऋणात्मक होता है, ये इस तरीके से मिलेगा आपको, ये नेगेटिव साइन होता है। अब ये नेगेटिव साइन कहाँ से आता है, इसको ज़रा देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास देखिए ओरिजिनल इक्वेशन ये है आपके पास। ठीक है, ये क्या है, m इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x इंटू क्वान्टिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू क्वान्टिटी ऑफ y, ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी लाइन को जब हम चेंज करते हैं, यानी कि लाइन को चेंज नहीं करेंगे, सॉरी क्वांटिटी को चेंज करेंगे, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ये स्लोप ही तो हो गया ना ये भी, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही लाइन है ये। अब देखिए जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हमने किस में चेंज किया, x में चेंज किया। जब आप इस पॉइंट से इसकी तरफ जाते हैं या फिर इससे इसकी तरफ आते हैं तो किस में चेंज किया आपने, क्वांटिटी ऑफ y में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ x है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ y है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए टोटल मनी तो आपकी उतनी ही है, गिवन है, एज इट इज़ रहेगी, प्राइस भी गिवन है दोनों के दोनों। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्राइस ऑफ x हमने चेंज कर लिया, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ x प्लस डेल्टा QX। ये डेल्टा जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये जो सिंबल होता है ये ग्रीक लेटर होता है ये। ठीक है, और इसका मतलब हम यहाँ पर जो यूज करते हैं ये चेंज के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, डेल्टा QX प्लस ये आपके पास सॉरी प्लस PY हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास QY और प्लस डेल्टा QY। ठीक हो गया, इसको रब कर दीजिए। अब इसको और खोल लीजिए ज़रा इसको, ये हो गया आपके पास PX
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे पूरी इक्वेशन, इसके साथ ब्रैकेट खोल दीजिए इसकी, क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा क्यू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई और प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई। ये हो गया आपके पास। ये किसके बराबर है? एम के बराबर है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से इस ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। देखिए जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों, ये कैंसिल हो गया आपके पास और ये कैंसिल हो गया। और यहाँ से m में से जब आप इस m को माइनस करोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया आपके पास, m माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। तो ये बच गया आपके पास, देखिए इधर से ये बचा हुआ है और इधर से ये बचा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर इधर क्या बचा आपके पास, जीरो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू डेल्टा क्वांटिटी ऑफ वाई। जीरो के बराबर बच गया आपका ये। अब इसको इधर ले आइए इस साइड में और एक को उस साइड में रखिए, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ डेल्टा क्यू एक्स। यहाँ जब इसको हम इधर लेके आएंगे, यानी कि लेफ्ट की तरफ जब इसको लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा पी वाई इंटू डेल्टा क्यू वाई। ठीक है, इसको रीअरेंज कीजिए या यूँ कहिए कि इसको ट्रांसपोज कीजिए। आप इसको इधर ले जाइए डेल्टा क्यू एक्स को और पी वाई को आप इधर ले आइए, इसके नीचे आ जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे माइनस पी एक्स वाई पी वाई हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई वाई डेल्टा क्यू एक्स हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया आपके पास नेगेटिव स्लोप। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस लाइन हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन किया प्राइस लाइन का, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर ली हैं। पहली क्या, इसका स्लोप प्राइस रेशो के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन से लिखेंगे इसकी, कि इसका ढलान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी हम इसकी लिखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे अब इसकी, उसको डिस्कस कर लेते हैं ज़रा एक बार, क्या है वो, इसको रब कर लेते हैं इधर से। तो देखिए आपने बनाया इसको प्राइस लाइन को इस तरीके से, ये हो गया आपके पास x और ये y, क्वांटिटी ऑफ x और क्वांटिटी ऑफ y। यहाँ पर आपने 10 अज्यूम किया, यहाँ पर आपने 20 अज्यूम किया। स्लोप इसका आपने निकाल दिया है प्राइस ऑफ x बाई प्राइस ऑफ y, नेगेटिव है ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब मान लीजिए कि x वस्तु की कीमत कम हो जाती है या फिर y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो जाता है। पहले हम एक वस्तु को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि x वस्तु की कीमत कम हो जाती है। हमने कितने अज्यूम किए थे यहाँ पे, 5 रुपीज़। स्टार्टिंग में कितना अज्यूम किया था, ₹5। मान लीजिए कि 4 रुपये हो जाती है। ठीक है, यानी कि कीमत, उस वस्तु की कीमत घट जाती है। अब हम उतने ही रुपीज़ से, यानी कि 100 रुपीज़ से इस x वस्तु की कितनी मात्रा परचेज कर पाएंगे, 100 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 कहाँ आएगा, 20 से तो आगे ही आएगा ना, इस साइड में आएगा ये कहीं भी 25। तो प्राइस लाइन क्या बनेगी हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि y वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई चेंज नहीं करेंगे और इसको मिला देंगे इस तरह से ये। तो ये हो जाएगी आपके पास न्यू प्राइस लाइन। तो इसका क्या अर्थ है, जब वस्तु की कीमत घट जाती है जबकि दूसरी वस्तु की कीमत कांस्टेंट रहे, तो प्राइस लाइन राइट हैंड की तरफ चेंज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इसी प्रकार अगर y वस्तु की कीमत पहले की अपेक्षा कम हो जाती है तो ये प्राइस लाइन यहाँ से तो यूँ क्यों रहेगी 20 के ऊपर, क्योंकि x वस्तु की कीमत में हमने कोई चेंज नहीं करेंगे नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर।
तो वाई की ये जो प्राइस लाइन है यहाँ इधर से ऐसे खिसक जाएगी, यूँ बन जाएगी ये। इसको ज़रा दूसरी लाइन से बना देते हैं, इस तरह से बन जाएगी कुछ यूँ। ये शिफ्टेड लाइन को हमेशा डॉटेड में दिखाते हैं, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइस में चेंज। अगर इनकम बढ़ जाती है, मान लीजिए कंज्यूमर को हम 100 रुपये के बजाय हम उसको 50 रुपये और एक्स्ट्रा दे देते हैं, यानी कि उसकी इनकम होगी 150 रुपये, और प्राइस यूँ की यूँ है, यानी कि पहले वाली जो वाई वस्तु की कीमत है, जो वाई की कीमत हमने जूम की थी वो 10 रुपीज़ है, और एक्स वस्तु की कीमत जो है ना वो 5 रुपये के बराबर है, और इनकम कितनी होगी आपके पास 150 रुपये, ठीक है। अब देखिए एक्स वस्तु की कितनी मात्रा परचेज कर पाएंगे आप। एक वस्तु आती है 5 रुपये में, तो 150 की कितनी आएंगी भाई, सिंपल सा सवाल यार, 30, ठीक है। और वाई की कितनी परचेज कर पाएंगे, ये 150 डिवाइड बाई 10, इसकी कीमत से इसको डिवाइड यानी कि 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 और 15। तो ये जो प्राइस लाइन हमने यहाँ पे बनाई थी 10 और 20 की, दोबारा बना देता हूँ मैं इसको। ये देखिए ये हमारे पास 10 है वाई की क्वांटिटी, और ये आपके पास है 20, ये एक्स की क्वांटिटी, ठीक है। ये पहले वाली ओरिजिनल बजट लाइन आपके पास। अब हमने इसमें चेंज कर दिया है इनकम में। किस में चेंज किया आपने, इनकम में। 100 से इंक्रीज करके आपने इसको कर दिया इसमें, सॉरी 150 रुपये होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये आपने किया यहाँ पर ये 30। तो ये प्राइस लाइन शिफ्ट होके ऐसे बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट होगी, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल समानांतर ऊपर की तरफ खिसक जाएगी इस तरह से। अर्थात जब इनकम बढ़ती है तो कीमत रेखा राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये होगी हमारे पास प्राइस लाइन की 4 या 5 जितने भी हमने इसमें लिखे प्रॉपर्टीज़। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ क्या क्या। फर्स्ट, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या हो गया, प्राइस लाइन क्या स्लोप निकाला हमने इसका, इज इक्वल टू प्राइस रेशो के बराबर, ठीक है। और ये स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि इसको हमने लिख दिया इस तरीके से -px/py। ये हो गया आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपने क्या दिखाया इसमें, चेंज इन प्राइस। ठीक है, एक बार एक वस्तु की कीमत में चेंज कर लीजिए, दूसरी बार दूसरी वस्तु की कीमत में चेंज कर लीजिए। और फोर्थ हमने यहाँ पर कौन सा दिखाया इसमें, चेंज इन इनकम। ये शॉर्टकट में लिख दिया हमने, चेंज इन इनकम या चेंज इन मनी। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने बजट लाइन की डिस्कस की है। अब जब हमारे पास बजट लाइन है, इंडिफरेंस कर्व हमारे पास है, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा मुख्य उद्देश्य था इस पूरे चैप्टर का, वो था उपभोक्ता का संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर होता है, उपभोक्ता संतुलन की जो परिभाषा थी वो हमने पहले लेक्चर में दे ही दी थी आपको, फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ मैं। उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय ये है कि जब उपभोक्ता अपनी दी गई आय को विभिन्न वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसकी संतुष्टि अधिक से अधिक हो जाए, अर्थात वो अपनी संतुष्टि को जिस बिंदु के ऊपर अधिकतम करता है वही उपभोक्ता का संतुलन होता है। और जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता तब तक उपभोक्ता किसी प्रकार का उस संतुलन में परिवर्तन स्वीकार नहीं करता या करना नहीं चाहता। ठीक है।